नमस्कार। बिहार चुनाव की बड़ी खबरों के विशेष बुलेटिन द राजनीति का विशेष सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन मेरे यानी यासूब रजा के साथ। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा आपसे वादा बिहार चुनाव है। सरगर्मियां बेहद तेज हैं। हर छोटी बड़ी खबर, हर समीकरण, बदलते समीकरण आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा द राजनीति। शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव से पहले आपने बहुत सुना होगा फ्री फ्री फ्री। अब दिल्ली से ये मैसेजिंग के तौर पर और राज्यों तक भी जाने लगा है और अब ये आवाज़ बिहार में भी सुनाई देने लगी है, चूंकि बिहार में भी चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज है। जहां बिजली का ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक यानी 100 यूनिट तक हम कह सकते हैं, बिल्कुल नो चार्ज बिहार में फ्री बिजली योजना नीतीश सरकार का चुनावी, ये नीतीश सरकार की चुनावी सौगात है। आपको विस्तार से पूरी खबर बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस भी मुफ्त योजनाओं, मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। और वहीं महिला आरक्षण, पेंशन बढ़ाने जैसे फैसलों के बाद अब उनकी तैयारी राज्य के लोगों को 100 यूनिट्स तक की फिर बिल्कुल फ्री बिजली देने की कोशिश है। और इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन कैबिनेट की मोहर इस पर लगना महज बाकी है। तो बड़ी सौगात है बिहार के लोगों के लिए, चुनावी हुंकार भी है। ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और जैसे वित्त विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है, अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। और अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक रहा तो जल्द ही बिहार के हर घर में रोशनी होगी। बताया जा रहा है कि फ्री बिजली योजना का फायदा राज्य के तमाम परिवार को मिलेगा। ऊर्जा विभाग की तरफ से 100 यूनिट की बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को सबसे पहले अगर बात करें तो वित्त विभाग को भेजा गया, जहां इसे मंजूर किया गया है और प्रस्ताव के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा। यानी जैसे दिल्ली में 200 यूनिट हम लोगों ने फ्री देखा, अब ये बिहार में भी मैसेजिंग के तौर पर यानी 100 यूनिट बिहार में नीतीश कुमार की एक पहल है। महिला आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ोतरी के बाद अब नीतीश कुमार की ये योजना सीधे तौर पर हर वोटर के घर तक पहुंचेगी। तो सवाल यह है, क्या ये जनता को लुभाने की एक रणनीति है या वाकई विकास की नई पहल है? क्या इससे जनता इससे लाभ उठाने के नाते जनता नीतीश कुमार की जो समीकरण उनकी है, इस चक्कर में आकर क्या एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का डंका बजेगा? क्या नीतीश कुमार की ये पहल बिहार की जनता, बिहार के मतदाताओं को लुभाने में कितनी सफल साबित होगी? खैर, ये तो आने वाला समय तय करेगा। और वहीं अब बिहार में लगातार इधर तैयारियां जोरों पर है और चुनाव तैयारी है, बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच महागठबंधन का अगर बात करें तो महागठबंधन की तरफ से चौथी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक, और वहीं इस बैठक में महज सीटों के बंटवारों को लेकर ही नहीं इस पर चर्चा होगी, बल्कि कई ऐसे विषय हैं महागठबंधन को लेकर उन पर मंथन किया जाएगा। और ये बैठकें, चौथी बैठक ये महागठबंधन की है और इससे लेकर हम समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ और कितनी एकजुटता के साथ महागठबंधन बिहार में अपनी हुंकार भरने की कोशिश कर रही है। खबर आप विस्तार से समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजधानी पटना में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं और इन्हीं सरगर्मियों के बीच आज एक बार फिर से महागठबंधन की सियासी ताकत एक मंच पर दिखाई देगी। और जहां महागठबंधन की यह चौथी अहम बैठक है, आज तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। यह बैठक न सिर्फ चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बुलाई गई है, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा है सीटों का बंटवारा। यह सबसे बड़ी चुनौती भी है महागठबंधन के लिए, यह सबसे बड़ा चैलेंज भी है। सूत्रों के अनुसार सभी घटक दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल प्लानिंग पर भी पूरी तरह से चर्चा होगी। और अब तक की बैठकों में महागठबंधन की एकजुटता
का संदेश जरूर दिया गया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं अंदर खाने में खींचतान भी जारी है। कांग्रेस की बात करें, राजद, अन्य सहयोगी दल सभी अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत स्थिति का दावा कर रहे हैं और सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये तय करेगा कि महागठबंधन एकजुट होकर एनडीए को चुनौती दे पाएगा या नहीं। तेजस्वी यादव जो इस गठबंधन का एक तरह से चेहरा बने हुए हैं, उनका नेतृत्व इस बैठक में केंद्र में रहेगा और वहीं बताया जा रहा है कि वो सभी सहयोगी दलों को साधने की कोशिश में है और सर्वसम्मति से सीट बंटवारा की रणनीति वो अपनाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सभी दल अपनी अपनी अपेक्षाओं को कम करके बड़ी लड़ाई के लिए एक तरह से एकजुट होंगे, एक साथ आ पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं गठबंधन की एकता में एक तरह से दरार डालेंगी? आज की बैठक से एक चीज और स्पष्ट है और सकारात्मक संदेश भी निकल कर जाएगा, यह भी बिल्कुल साफ है। लेकिन खैर, अब महागठबंधन कितनी मजबूती के साथ एनडीए को चुनौती देती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन महागठबंधन को एकजुट रहना अत्यंत आवश्यक है अगर एनडीए को चुनौती देनी है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा महागठबंधन कितनी मजबूत, कौन किस पर भारी, हर तरफ है तैयारी। और वहीं इधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का चुनाव आयोग पर तीखा सवाल। जी हां, मेरे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये कहते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। यानी बिहार में लगातार अब वोटर लिस्ट को लेकर भी विवाद चरम पर है। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जहां एक और चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हैं, हर तरफ तैयारी है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण भी पूरी तरह से पूरे जोश के साथ जारी है। अब तक राज्य के करीब 3/4 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म भरकर जमा भी कर दिए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर अब कानूनी और संवैधानिक सवाल उठने लगे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट में जो टिप्पणी हुई है वो सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं से भी बिल्कुल जुड़ी हुई है। और दरअसल एक याचिका के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार कार्ड को पहचान दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है और जिससे लाखों मतदाताओं की पात्रता पर भी सवाल खड़े हुए हैं और सवाल जो है वो हो भी सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया की टिप्पणी ने सभी को चौंका कर रख दिया। जहां आप भी चौंक जाएंगे और इस देश में जहां लोगों के पास बुनियादी दस्तावेज नहीं है, हर किसी से सरेआम कागज कैसे मांग सकते हैं? मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और ये टिप्पणी न सिर्फ मतदाता पहचान के सवाल पर एक गहरी सोच प्रस्तुत करती है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी और जमीनी हकीकत के बीच भी एक तरह से अंतर को उजागर कर रही है। सवाल अब यह है, क्या देश के करोड़ों मतदाताओं को दस्तावेजों के नाम पर वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? क्या आधार जैसे दस्तावेज को बाहर करना सही है, जबकि इसके जरिए पिछले कई सालों से पहचान की पुष्टि होती रही है? विपक्षी दलों ने लगातार आरोप लगाया है, कई सवाल इस पर उठाया है। मतदान सूची में विशेष सहयोग और विशेष समुदायों के लोगों को हटाने का भी लगातार आरोप लगाया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और न्यायपालिका खुद ही इस पर सवाल उठा रहा है, तो जाहिर है कि यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि ये अब चुनावी नैतिकता और लोकतंत्र के बुनियाद से भी जुड़ा मामला बन गया है। तो क्या आयोग इस टिप्पणी के बाद अपने अगर बात करें तो दिशा निर्देशों में बदलाव करेगा? क्या आम मतदाता को दस्तावेज के बोझ से राहत मिलेगी या फिर वोट देने का अधिकार एक बार फिर कागजी औपचारिकताओं में उलझ कर रह जाएगा? हालांकि चुनाव आयोग का पक्ष की अगर उस पक्ष की बात करें, चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदान सूची को स्वच्छ बनाने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बिहार में वोटर वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असली मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज बेहद ज़रूरी है। खैर, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी और वहीं 20 जुलाई तक बम से उड़ा देने की धमकी है। बिहार की राजनीति में आज एक और बड़ी और चौंकाने वाली ये खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। एक तरफ बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ चरम पर है, सवाल उठ रहे हैं,
पुलिस की कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर, सरकार की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच अब चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री और बिहार के एक बड़े नेता और एक बड़े नेता के बेटे, उन्हें जान से मारने की धमकी, जो कि निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय। जहां दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिली है कि उन्हें 20 जुलाई तक बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाया है, बल्कि चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर भी एक दो नहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह धमकी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी गई है, जहां एक संदिग्ध अकाउंट से चिराग पासवान को खुले तौर पर जान से मारने की चेतावनी दी गई है। खास बात यह है कि इसमें सीधे समय सीमा देते हुए कहा गया है कि 20 जुलाई से पहले बम से चिराग को उड़ा दिया जाएगा। चिराग पासवान इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में एनडीए के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की धमकी न केवल अपराध यह है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। और वहीं इसके बाद लगातार चिराग पासवान, एलजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेताओं के बीच गुस्सा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या ही होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठा दिया। एक तरफ उनकी सुरक्षा में इस तरह की गड़बड़ी, उन्हें धमकियां मिल रही है जान से मारने की, दूसरी तरफ उन्होंने फिर से बिहार की जनता को लेकर सवाल उठाया है कि कब तक बिहारी ऐसे उनकी हत्याएं होती रहेंगी। खैर, सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी, यानी चिराग से जुड़ा हुआ जो यह मामला है, चिराग को जो धमकी दी गई है, मामले में अगर बात करें तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा जा चुका है। साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। सवाल इसमें भी कई सारे हैं कि क्या ये सिर्फ एक डराने की कोशिश है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश छुपी है? क्या सोशल मीडिया की आड़ में किसी गहरे षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश है, तैयारी है? एलजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तमाम कार्यकर्ता, तमाम एलजेपी के नेता सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या इस मामले में तेजी से कार्रवाई होती है या फिर बाकी मामलों की तरह इसे भी फाइलों में दबाकर रख दिया जाता है। लेकिन ये तो चिंता का विषय है, इसका समाधान क्या है ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर बात की जाए, इसके ऊपर इसका समाधान निकाला जाए। तो वहीं इधर बिहार में चुनाव की सरगर्मियां बेहद तेज हैं, लेकिन इस बीच क्राइम का ग्राफ भी आसमान की बुलंदियों पर है। और इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार सरकार, इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश मिश्रा पर नकली दवा सप्लाई करने, दोषी होने के बावजूद कार्रवाई न होने का भी लगातार आरोप लगाया और तीखा हमला बोला है सुप्रिया श्रीनेत ने। और वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक दौर वो भी था कि जब मंत्रियों पर कोई आरोप लगता था, चाहे वो छोटे से छोटा आरोप हो, बड़े से बड़ा आरोप हो, वो नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज के नेताओं को देखिए, आरोप पे आरोप है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज के नेताओं की बात करें, आज के समय में ये शर्म की बात है, शर्म और जवाबदेही जैसी कोई चीज भी नहीं बची है। जीवेश मिश्रा पर 1 से 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन उन्हें ना कोई सजा मिली और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया। और ये आज भी मंत्री बने हुए हैं बड़े शान से, क्योंकि वो नीतीश बाबू के बेहद खास हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो विपक्षी नेताओं को है। ये सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2025 में भी बिहार की तस्वीर भयावह बनी हुई है। राज्य में लगातार बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण जैसे मामले अब भी हर रोज ये आम बात हो गई है। बिहार अब अपराध के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। महिलाओं, बच्चियों, दलितों, इसके अलावा बूढ़ों और व्यापारियों की सुरक्षा दांव पर है। दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे में माहौल में कौन राज्य में निवेश करने आएगा? सुप्रिया ने तीखे सवाल किए और कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह
चरमरा चुकी है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आम जनता भय के साए में जी रही आम जनता, और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे वीडियो गेम या फिर इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हों, ऐसी सिचुएशन है। सरकार दामाद आयोग बना रही है और वहीं सांसदों के कुत्तों को सुरक्षा मिल रही है, लेकिन आम जनता असुरक्षित है। यह कैसा सुशासन है? सुप्रिया ने सरकार की प्राथमिकता पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने साफ कहा कि राज्य की जनता को नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की लाइन में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अपराधियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी बच्ची के साथ बलात्कार की खबर नहीं आती। क्या यही नया बिहार है? क्या फिल्मों में जो अपराध की कहानियां दिखाई जाती थी, क्या आज बिहार में वो सब सच साबित हो रही हैं? कई तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। अब इस पर क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, जवाब क्या मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। खैर, आने वाला ये समय बताएगा। और इधर बिहार की राजनीति में बदलाव की अलग जगह रहे जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज जहानाबाद के मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर प्रशांत किशोर ने एक दो नहीं कई सवाल उठाए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर भी प्रशांत किशोर ने कई तरह से सवाल उठाए हैं, कई तरह से आरोप लगाए हैं। इसका जवाब अब कैसे मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई साफ तौर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पिछले 25 वर्षों से एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। यह सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। उन पर भ्रष्टाचार और हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। अगर मेरे आरोप गलत साबित होते हैं तो मुझ पर मुकदमा कीजिए, जो करना है सरकार को कीजिए, लेकिन अगर मेरे जो दावे हैं, मेरा जो कहना अगर वो गलत साबित होता है तब, लेकिन अगर मैं सही हूं तो इस की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। इस सनसनीखेज बयान से कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ ही पलों में तालियों की गड़गड़ाहट में माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। प्रशांत किशोर ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि बिहार की राजनीति अपराध और भ्रष्टाचार के गठजोड़ से पूरी तरह से जकड़ी हुई है और अब तक जनता बदलाव चाहती है। ये बदलाव का समय है, परिवर्तन नियम है संसार का, और तब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी जब तक ये परिवर्तन नहीं होता है। बिहार सरकार की नीतियों के ऊपर प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार बदलनी अत्यंत आवश्यक है। प्रशांत किशोर का दावा कि बिहार को बदलने की जरूरत है, बिहार बदलेगा और इसके लिए जनस्वराज पार्टी लगातार कार्य कर रही है। किशोर ने कहा कि जनस्वराज पार्टी का मकसद केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि बिहार में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत करना है जो जनता के मुद्दों को केंद्र में रखे। उन्होंने ये भी बताया कि हम जनता से संवाद कर रहे हैं और नारे नहीं लगा रहे हैं, और नारे लगाना सरकार चलाना नहीं होता है। जब तक हर पंचायत, हर गांव में जाकर लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तब तक सच्चे बदलाव की नींव नहीं रखी जा सकती है। और इधर एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे चिराग पासवान। बिहार में बीजेपी के हिसाब से ही चलेगी एलजेपी, यानी साफ तौर पर कह दिया चिराग पासवान ने। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में दबाव की राजनीति जारी है। दोनों ओर सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए उतनी बड़ी मुसीबत सीट शेयरिंग नहीं है जितनी महागठबंधन के लिए है। ऐसे में चिराग पासवान भी इसी काम में लगातार लगे हुए हैं, हुंकार भरे जा रहे हैं। हालांकि एक बात तो तय है कि एनडीए के अहम सहयोगी लोजपा यानी रामविलास के गुट की बात करें तो उसके नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में एनडीए की सामूहिक रणनीति के हिसाब से ही चलेंगे। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा एनडीए से बाहर थी और इसलिए इस बार उसके लिए सिरे से सीटों का आवंटन किया जाएगा, और ऐसे में लोजपा रामविलास के बयानों की बात करें तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की संभावना है। दावेदारी भी साफ तौर पर है। सूत्रों की बात की जाए तो चिराग की मांग है लगभग 30 सीटों की चिराग पासवान मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। और भाजपा और जेडीयू की बात करें तो लगभग 100 सीटों पर लड़ने की उम्मीद
उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में चिराग पासवान की भी दावेदारी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की। ऐसे में चिराग पासवान खुद का चुनाव वो लड़ने की बात करें या फिर सीटों पर लोजपा की बात करें तो लड़ने की, उनके बयानों की बात करें तो भाजपा ने साफ किया है कि एनडीए की सभी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेंगी। गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, यानी एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा, वो हर दल का उम्मीदवार होगा, सभी दल का उसे, यानी एनडीए के बीच कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ऐसे में चिराग के बयान की बात करें तो कुछ भी उनका ये बयान गलत नहीं है, नेगेटिविटी की ओर नहीं है। जहां तक चिराग के खुद के चुनाव लड़ने की बात है तो ये उनकी पार्टी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। गौरतलब है कि गठबंधन में चिराग की मजबूती के पीछे भाजपा का पूरा समर्थन है। गौरतलब है कि इससे पहले भी चिराग पासवान ने केंद्र की राजनीति को छोड़कर बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और ऐसे में बिहार से उनका लगाव और ऐसे में एक मुख्य चेहरा भी एनडीए के तौर पर भी चिराग पासवान को देखा जा रहा है। लेकिन अब चिराग की राजनीति बिहार से कितनी बदलेगी, चिराग इस राजनीति में किस भूमिका में होंगे, उनकी पार्टी किस भूमिका में होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व सरकार पर सवाल उठा दिया। यह पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर, यानी यूं तो अगर कहें तो जरूर वो एनडीए के घटक दलों में शामिल है, लेकिन चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। और एक बार फिर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की पुलिस के ऊपर सवाल उठाया है। चिराग ने शनिवार को ट्वीट किया और कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली क्या कर रही है, और उन्होंने साफ कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उन्होंने उठाए, एक दो नहीं कई सवाल उठाए। और उन्होंने पूछा कि कितने बिहारी, और अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा चिराग पासवान ने कि और कितने बिहारी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। और बता दें आपको, बिहार में आगामी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष जहां कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान आपराधिक घटनाओं पर अपनी सरकार को घेरने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये कोई पहली बार भी नहीं है जब नीतीश सरकार पर चिराग पासवान ने सवाल उठाया है। लेकिन इस समय पर सवाल उठाने का मतलब और इसका फायदा भी अपोजिशन पूरी तरह से उठाती हुई नजर आ रही है। और चिराग पासवान की नियत मंशा और चुनाव में उनकी भूमिका, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार पॉइंट आउट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका भी नहीं है जब चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। इससे पहले भी सरकार या प्रशासन को चिराग पासवान ने घेरा है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे पहले मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची से रेप होने और पटना के पीएमसीएच में समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत होने पर भी लोजपा रामविलास के प्रमुख ने नीतीश कुमार को घेरा था। उस घटना को चिराग पासवान ने पूरे सिस्टम का फेल्योर बताया था। और वहीं लोजपा रामविलास आगामी विधानसभा का चुनाव बीजेपी, जेडीयू समेत अन्य दलों के साथ एनडीए में रहकर ही लड़ेगी। चिराग पासवान भी केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे और ये लगातार क्षेत्रों का दौरा लगातार चिराग कर रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी पहले से सहयोगियों के बीच अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। और ये तो खैर राजनीति किस करवट, बिहार की राजनीति, समीकरणों की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये वैसा ही है जैसे ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसे में चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है, सवालिया निशान खड़े हुए हैं, जिसका जवाब मिल पाना बड़ा मुश्किल है अभी। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही एनडीए की सभी पार्टियां तेजी से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया सेंटर की गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें तो हर बूथ तक निगरानी रखने में लगातार जनता दल यूनाइटेड लगी हुई है। नीतीश कुमार खुद नजरें जमाए हुए हैं और जेडीयू बड़ी मजबूती के साथ बिहार में लड़ने की हुंकार भर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पार्टी कार्यालयों का लगातार नियमित दौरा कर रहे हैं, चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एनडीए के दूसरे प्रमुख सहयोगी दल, यानी अगर लोजपा की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी,
उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ सक्रिय हैं। जेडीयू ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी मुख्यालय में अत्याधुनिक वॉर रूम लगभग तैयार हो चुका है, जिससे पार्टी के शीर्ष नेता वर्चुअल बैठक करेंगे, चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जनता को लुभाने के लिए लगातार अलग अलग दल अपनी भी तैयारी, अपने दल की मजबूती के लिए भी काम कर रही हैं। इधर दल वाला जो एक सहयोगियों वाली जो बात है, गठबंधन का जो धर्म है, उसे भी निभाने की पूरी कोशिश ये दल कर रहे हैं। लेकिन अपनी अगर अपनी जगह मजबूत हो जाए तो यहां गठबंधन की जगह अलग हो जाती है। और जेडीयू का अगर बात करें तो जेडीयू का टारगेट है, लक्ष्य है, हर बूथ की निगरानी हो। और बूथ की बात की जाए तो बूथ जीतो, चुनाव जीतो की रणनीति के साथ लगातार जेडीयू आगे बढ़ रही है। जेडीयू वॉर रूम में सभी 243 विधानसभाओं की बात करें तो उन क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी, चुनावी गतिविधियों की पल पल की रिपोर्ट अपने पास उपलब्ध कराई जा रही है, कर रही है। इसके अलावा पंचायत वार्ड स्तर पर भी चुनावी तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार भी पार्टी कार्यालय आकर कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए प्रेरित कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। भाजपा और जेडीयू के मीडिया सेंटर और वॉर रूम युद्ध स्तर पर सक्रिय हो गया है। चुनावी रणनीति, प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति समीकरण का खेल, बदलाव की राजनीति, और बिहार की राजनीति के लिए एक शेर बड़ा सटीक साबित होता है, उसी को हक है जीने का इस जमाने में। इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए, और ये कभी भी ऐसा हो सकता है, इधर का लगता रहे और सामने वाला उधर का हो जाए। और इसमें बिल्कुल अगर ऐसा होता भी है तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार में आम है और बिहार में नीतीश कुमार है। लगातार निरंतर एक चेहरा स्थिर बना रहा और एक बार फिर नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की क्या भूमिका इस बार रहेगी, ये बहुत आगे तक की कहानी भी एक तरह से लिख देगी। चलिए, हमारे इस विशेष बुलेटिन में, द राजनीति के विशेष सेगमेंट में बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे साथ बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखी। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक आप तक पहुंचेगी। आप बने रहिए द राजनीति के साथ, देखते रहिए द राजनीति। राम राम, दुआ सलाम।